हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल द जनरल नॉलेज में आपका स्वागत है। चलिए आज भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। भारत की मिट्टी, सॉइल। इसी तरह वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पर डे आपको इस चैनल पर वीडियो मिलेगी। भारत की मिट्टी का 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहली पार्ट में थ्योरी सेक्शन, दूसरी पार्ट में इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी की संरचना। मिट्टी की संरचना पहले देखते हैं क्या क्या पढ़ना है इसमें। मिट्टी की संरचना, ह्यूमस क्या है, मिट्टी के प्रकार। भारत की मिट्टी, मिट्टी के प्रकार क्या, कौन कौन मिट्टी के प्रकार है देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीटमय मिट्टी, वन मिट्टी। अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी को भी देखेंगे। मृदा अपरदन के प्रकार को भी देखेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण को भी देखेंगे। चलिए टॉपिक बाय टॉपिक पहले देखते हैं। मृदा, सोलिड, जमीन पर दानेदार कणों वाली पतली परत मृदा कहलाती है। इसका निर्माण अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों, गैस, पानी और जीव जंतुओं के अवशेषों से हुआ है। मृदा में अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं। नंबर 1, मृदिका मिट्टी, चिकने कण, गाद, बालू, बजरी, ये सब कण पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं फिगर में, चित्र में देख सकते हैं, जो आपको माइंड में सेट हो जाएगी। कणों के आकार से इन प्रकार है। कणों के आकार से इनका प्रकार क्रम। मृदिका, पहले है मृदिका, सबसे ज़्यादा मृदिका, उसके बाद है गाद, उसके बाद है बालू, उसके बाद है बजरी। चलिए एक बार कॉन्सेप्ट देखते हैं। जिस कण का आकार जितना छोटा है उतना पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है। तो सबसे अधिक जल सोखने की क्षमता मृदा को होती है। सबसे सोखने की क्षमता मृदा को होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमस, मैं आपको पहले बोला था ह्यूमस इस वीडियो में ज़्यादा पढ़ा जाएगा, बार बार देखिएगा। पहले आप अपने लोग ह्यूमस को देखते हैं। ह्यूमस गाढ़े भूरे या काले रंग का कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। पेड़ पौधों, पत्तों और सूक्ष्म जीव के अपघटन से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है उसे ही ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस किसे कहते हैं? गाढ़े भूरे या काले रंग का कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। पेड़ पौधों, पत्तों और सूक्ष्म जीव के डेकोम्पोजिशन, अपघटन से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है उसे ही ह्यूमस कहा जाता है। ये भारतीय मृदा में कम मात्रा में पाया जाता है। अलग अलग मृदाओं में ह्यूमस की मात्रा अलग अलग होती है। ह्यूमस मिट्टी में नमी को बनाए रखने का काम करते हैं। ह्यूमस मिट्टी में नमी बनाए रखने का काम करती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने मिट्टी को रंग संरचना के आधार पर 8 भागों में बांटा है। चलिए देखते हैं 8 भाग कौन कौन सा है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीटमय मिट्टी, वन मिट्टी। चलिए पहला नंबर जलोढ़ मिट्टी को देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी, इसे दोमट मिट्टी या क्षारीय मिट्टी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे एग्जाम में दोमट मिट्टी और क्षारीय मिट्टी, कौन सा मिट्टी को कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी को। दोमट मिट्टी, बालू 40%, दोमट मिट्टी में बालू 40% पाया जाता है। मृदिका 40% पाया जाता है। गाद 20% पाया जाता है। आप हाथ के फिगर में देख सकते हैं किस एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी को अन्य मिट्टी की तुलना में कम उर्वरकों की आवश्यकता होती है। यह ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। और मिट्टी की तुलना में इस मिट्टी में उर्वरक की आवश्यकता कम होती है। इसमें कम उर्वरक की भी होने पे इसमें अच्छा फसल हो जाती है। दोमट मिट्टी देश के कुल क्षेत्र के लगभग 40% भाग में ढके हुए है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर इसी प्रकार की मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, ये मिट्टी भारत के पंजाब से असम तक के विशाल मैदान भाग के साथ साथ नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी घाटियों में फैली हुई है। मतलब तटीय मैदान और उत्तर मैदान के
उत्तर भारत के मैदानों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पंजाब से असम तक, और साथ साथ नर्मदा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी में फैली हुई है। उत्तर भारत के मैदान में भी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जलोढ़ मिट्टी के बारे में थोड़ा और देखते हैं। इस मिट्टी में पोटाश, चूना, फास्फोरस एसिड की प्रचुर मात्रा होती है पर नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये मिट्टी धान, चावल की खेती के लिए सबसे अधिक होती है। साथ ही इस मिट्टी में गेहूं, गन्ना, कपास, फल, सब्जियों की खेती की जाती है। इस खेती में कौन सा फसल ज़्यादा होती है? धान की फसल ज़्यादा होती है, सबसे अच्छी होती है। साथ ही इस मिट्टी में गेहूं, गन्ना, कपास, फल, सब्जी में की भी खेती होती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। नई जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे बांगर कहते हैं। चलिए देखते हैं खादर किसे कहते हैं। इस प्रकार की मिट्टी नदी के निकट पाई जाती है। हर साल बाढ़ के कारण मिट्टी की नई परत का जमाव होता रहता है। बारीक गाद की अधिकता के कारण खादर की जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है और इस प्रकार की मिट्टी में हमेशा उर्वरकता बनी रहती है। खादर मिट्टी में हमेशा उर्वरकता बनी रहती है। चलिए देखते हैं बांगर मिट्टी। मिट्टी नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दूर पाई जाती है। इस मिट्टी की उर्वरकता कम होती है। चलिए फिर आगे देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी खत्म। काली मिट्टी के बारे में देखते हैं। काली मिट्टी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे रेगुड़ मिट्टी काली मिट्टी को कहते हैं, कपास की मिट्टी काली मिट्टी को कहते हैं, टॉपिकल ब्लैक मिट्टी काली मिट्टी को ही कहते हैं, लावा मिट्टी काली मिट्टी को ही कहते हैं। अगर आपसे किसी एग्जाम में पूछे रेगुड़ मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं। इसका निर्माण काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है देखते हैं। इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकला ज्वाला जब जम जाता है, मतलब चट्टानों में बदल जाती है, तब इन बेसाल्ट लावे की चट्टानों में अपक्षय मतलब टूट फूट से होता है। इसीलिए इसे लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अब देख सकते हैं फिगर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, काली मिट्टी के बारे में और देखते हैं। और काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है भारत की नक्शा में आप देख सकते हैं। ये मिट्टी दक्कन ट्रेप के ऊपरी भाग में विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ध्यान रखिए, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। दक्कन के पठार के अलावा मालवा पठार में भी काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, काली मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है, इसलिए इसे कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मिट्टी बहुत महीन कणों से मतलब मृदिका से बनी होती है, जिसके कारण इसमें पानी सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है और लंबे समय तक इसमें नमी बनी रहती है। इसलिए काली मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। यह एक विविया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एक बार फिर से देखते हैं। ये मिट्टी बहुत महीन कणों से मतलब मृदिका से बनी होती है, जिसके कारण इसमें पानी सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है और लंबे समय तक इसमें नमी बनी रहती है। इसलिए काली मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जुताई मिट्टी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं काली मिट्टी के बारे में। ये मिट्टी दक्कन ट्रेप के ऊपरी कहते हैं। थोड़ा लास्ट वाले पॉइंट देख लेते हैं। इस मिट्टी में लेटेराइट, ह्यूमस, जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लास्ट वाला टॉपिक देखिए, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमस, जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं, लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी कैसे बनती है पहले ये देख लेते हैं।
पहले पहले रहता है मेग्मा, मेग्मा से बनता है आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान से बनता है अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान से बनता है कायांतरित चट्टान। यहाँ से ही लाल और पीली मिट्टी की निर्माण होती है। पहले आग्नेय चट्टान, उसके बाद अवसादी चट्टान, उसके बाद है कायांतरित चट्टान। आगे बढ़ते लाल मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण कायांतरित सेलों के टूट फूट से हुआ है। इस प्रकार की मिट्टी में लोहा और सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। लाल मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्व और दक्षिण में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ पाई जाती है। कौन कौन सा राज्य आता है देखते हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, नागालैंड में प्रमुख रूप से पाई जाती है। चलिए नोट्स में देखिए इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। इस मिट्टी का रंग लाल क्यों होती है? फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होती है। चलिए आगे देखते हैं। जब ये मिट्टी जल को सोखती है, मतलब जलयोजित अवस्था में, यह पीली दिखाई देती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ये प्रायः बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। ये मिट्टी बंजरयुक्त, बलुई और छिद्रयुक्त होती है, इसलिए ये बाजरे की खेती के लिए मुख्य उपयुक्त होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार फिर से देखते हैं। ये मिट्टी बंजरयुक्त, बलुई और छिद्रयुक्त होती है, इसलिए ये बाजरे की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। ये मिट्टी आलू और फलों के लिए भी उपयुक्त होती है। चलिए आगे लेटेराइट मिट्टी को देखते हैं। इसे मखरली मिट्टी भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे मखरली मिट्टी किसे कहते हैं? लेटेराइट मिट्टी को कहते हैं। लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ध्यान रखिए, निक्षालन के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। किस कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है? निक्षालन के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। ये मिट्टी गीली होने पर दही की तरह लिपी और सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। लेटेराइट मिट्टी में लौह, ऑक्सीजन और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है और लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही इसका रंग लाल होता है। इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी पाई जाती है, क्योंकि ज़्यादा वर्षा के कारण ह्यूमस जल में घुल के मिट्टी की निचली परतों में चला जाता है। ये मिट्टी मुख्यतः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित राज्यों में पाई जाती है, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में मेघालय में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटेराइट मिट्टी के बारे में और कुछ जानते हैं। ये मिट्टी प्रायः कम उर्वरक वाली होती है, फिर भी उर्वरकों का उपयोग कर इनमें कपास, चाय, कॉफ़ी, काजू, गन्ने की खेती की जाती है। ये मिट्टी चाय, इलायची और काजू के लिए बहुत उपयुक्त होती है। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की लाल लेटेराइट मिट्टी काजू की फसल के लिए बहुत उपयुक्त होती है। लेटेराइट मिट्टी की टॉपिक खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं। लवणीय मिट्टी। जब मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो मिट्टी लवणीय हो जाती है। मिट्टी में नमक की मात्रा खराब अपवाह तंत्र और शुष्क जलवायु के कारण बढ़ती है। लवणीय मिट्टी को रे, ऊसर, कल्लड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, लवणीय मिट्टी को किस किस नाम से जाना जाता है? रे, ऊसर, कल्लड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लवणीय मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। भारत में सबसे ज़्यादा लवणीय मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा लवणीय मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, तो सीधा जवाब गुजरात राज्य में पाई जाती है। शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहाँ साल भर में 250 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। चलिए आगे देखते हैं। शुष्क मृदा। इस मृदा का रंग लाल होता है। शुष्क मृदा का रंग लाल होता है। ये मिट्टी दिखने में बलुई और प्रकृति में लवणीय होती है। इसमें नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, साथ ही ह्यूमस और नमी की कमी होती है। इस प्रकार की मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। किस जगह पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। हिमालय पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। पर्वतीय मृदा।
हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में इस तरह की मृदा पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा अधिक होती है। हिमालय पर्वत क्षेत्र में इस तरह की मृदा पाई जाती है। किस तरह की मृदा? पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा अधिक होती है। पर्वतीय मिट्टी में भी पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। पहाड़ी क्षेत्र में खास करके बागवानी कृषि जैसे चाय अधिक मात्रा में होती है। पहाड़ी क्षेत्र में ही झूम खेती भी होती है। झूम खेती कहाँ होती है? पहाड़ी के क्षेत्र में होती है। झूम खेती सबसे ज़्यादा नागालैंड में होती है। झूम खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? नागालैंड में होती है। पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गरम मसाले की खेती होती है। गरम मसाले की खेती कहाँ होती है? पर्वतीय क्षेत्र में, जो अपने लोग खाते हैं गरम मसाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। झूम खेती, इससे पहले वाली टॉपिक पढ़िए झूम खेती। झूम खेती क्या होती है? जब एक मिट्टी में उर्वरक विद्यमान रहती है उस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात उस भूमि को छोड़ दिया जाता है, जिस पर कुछ सालों के बाद पुनः पेड़ पौधे उग जाते हैं। तब जंगली भूमि को साफ करके कृषि के लिए नई भूमि प्राप्त की जाती है। झूम खेती किसे कहते हैं? जब तक मिट्टी में उर्वरक विद्यमान रहती है तब तक खेती करते हैं। उर्वरक खत्म हो जाती है, उसको छोड़ देते हैं, फिर नया जगह जंगल को साफ करते हैं और फिर से खेती करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिटमेय मृदा, इसे दलदली मिट्टी, जैविक मिट्टी भी कहा जाता है। पिटमेय मृदा को क्या कहते हैं? दलदलीय मिट्टी और जैविक मिट्टी भी कहते हैं। ये मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जैव पदार्थ की अधिकता के कारण मिट्टी में ह्यूमस और जैव तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये मिट्टी गाढ़े काले रंग की होती है। जैव पदार्थों की अधिकता के कारण मिट्टी में ह्यूमस और जैव तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होती है। ये मिट्टी गाढ़े काले रंग की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं पिटमेय मिट्टी के बारे में। भारत में दलदली मिट्टी का क्षेत्र केरल, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। इस मृदा का सबसे बड़ा गुण है कि इसमें जीवाश्म की प्रचुरता होती है। इसी कारण इसे जैव मृदा कहा जाता है। आप ध्यान से थ्योरी सेक्शन देखिए, आपको हर एक ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन आपको अच्छा से सॉल्व हो जाएगी, आपको फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देश में मिट्टी का विस्तार क्रम। जलोढ़ मिट्टी 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लाल एवं पीली मिट्टी 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। काली मिट्टी 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। लेटेराइट मिट्टी 1.2 वर्ग किलोमीटर में फैला है। आप इसको फिर से एक बार देखिए। जलोढ़ मिट्टी 15 लाख वर्ग किलोमीटर, लाल पीली मिट्टी 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर, काली मिट्टी 5 लाख वर्ग किलोमीटर, लेटेराइट मिट्टी 1.2 किलोमीटर। नोट में देखते हैं। भारत में सभी मिट्टियों में जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, पर काली मिट्टी में कुछ मात्रा में जैविक पदार्थ की उपस्थिति होती है। क्या होती है? भारत में सभी मिट्टी में जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, पर काली मिट्टी में कुछ मात्रा में जैविक पदार्थ की उपस्थिति होती है। चलिए फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। पीएच मान ये बताता है कि मिश्रित कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है। सामान्य भूमि का पीएच मान लगभग 6 से 7 होता है और असामान्य फसलें इसी पीएच वैल्यू में उगती है। जब मिट्टी का पीएच मान 7.2 वैल्यू से हो तो मिट्टी अम्लीय होती है। अम्लीय मिट्टी अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। क्षारीय मिट्टी, जब मिट्टी की पीएच वैल्यू 7.2 से हो तो मिट्टी क्षारीय होती है। तो उससे अधिक होती है तो क्षारीय होती है। क्षारीय मिट्टी वर्षा कम वाले स्थान पर पाई जाती है। चलिए देखते हैं। और लवणीय मिट्टी 7.2 से कम हो तो लवणीय मिट्टी और 7.2 से पीएच मान हो तो क्षारीय मिट्टी कहलाते हैं। नोट में देखते हैं। फसलों के लिए अधिक अम्लीय और अधिक क्षारीय मिट्टी ठीक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। मिट्टी में अम्लीय कम के लिए का उपयोग किया जाता है। मिट्टी में अम्लीय कम होता है तो उपयोग किया जाता है। और क्षारीय मिट्टी, क्षारीय कम होने के लिए
जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगर मिट्टी में अम्लीय कम हो तो चूने का उपयोग किया जाता है, अगर क्षारीय कम हो मिट्टी में तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा क्षारीय मृदा क्षेत्र यूपी में है। अम्लीय मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है जब पानी का निकाट अच्छा हो, तो इसलिए पर्वतीय ढालों पर इसे उगाया जाता है। चलिए देखते हैं मृदा अपरदन। मृदा की प्रमुख समस्याओं में एक है। मृदा अपरदन मृदा की प्रमुख समस्याओं में से एक है। मृदा क्षेत्र में वनस्पतियों नहीं होने के कारण प्राकृतिक कारणों के चलते जब मृदा खंडित हो टूट कर बह जाती है, इसे ही मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के कारण तीव्र मूसलाधार बारिश, वनों की कटाई, झूम कृषि, तीव्र वायु का चलना, अवैज्ञानिक कृषि, अत्यधिक सिंचाई और उर्वरक का उपयोग करना, खुदाई, सड़क निर्माण, बांध बनाना। चलिए मृदा के प्रकार देखते हैं। आसफाल मृदा। जब वर्षा की बूंद जब सीधे मिट्टी पर गिरती है तब मिट्टी के कण मुख्य भूमि में अलग हो जाते हैं, इसे ही आसफाल मृदा कहा जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं। परत अपरदन। मृदा की ऊपरी परत के अपरदन को परत अपरदन कहते हैं। ये अपरदन समतल भूमि पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है। इसमें मृदा का दिखना आसानी से दिखाई नहीं देता पर यह बहुत हानिकारक होता है क्योंकि मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उर्वरक परत हट जाती है। रीट अपरदन देखते हैं। मूसलाधार वर्षा के कारण मृदा की कमजोर परत को हटाना और कठोर मृदा में नालियों का बनाना रीट अपरदन कहलाता है। अब नालिका अपरदन देखते हैं। जब सतही जल की मात्रा बढ़ती जाती है, ढलानों पर जाल का वेग भी बढ़ जाता है, जिसके कारण धाराएं चौड़ी होकर अवनालिकाओं में बदल जाती है और आगे जाकर अवनालिकाएं बड़े बड़े खंडों में परिवर्तित हो जाते हैं जो 50 से 100 मीटर तक गहरे होते हैं। उसे अवनाकियाई अपरदन कहते हैं। अवनाकियाई अपरदन। ध्यान रखिए, चंबल घाटी क्षेत्र में खर्रों का निर्माण अवनालिका अपरदन के कारण हुआ है। ऐसा भूमि कृषि योग्य नहीं होता। इंपॉर्टेंट है। अवनालिका अपरदन, ध्यान रखिए, चंबल घाटी क्षेत्र में खड्डों का निर्माण अवनालिका अपरदन के कारण हुआ है। ऐसा भूमि कृषि योग्य नहीं होता है। सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चंबल और अन्य नदियों के अवनालिका अपरदन के कारण भूमि बंजर हो गई है। मृदा अपरदन प्रक्रिया का क्रम चलिए देखते हैं। आसफा अपरदन, परत अपरदन, रीट अपरदन, अवनालिकाई अपरदन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा अपरदन, मृदा संरक्षण। भारत में मृदा अपरदन के कुछ प्रमुख उपाय द्वारा काम किया जा सकता है। वृक्षारोपण करके मृदा को संरक्षण कैसे किया जा सकता है? वृक्षारोपण करके, बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए बांधों का निर्माण करके, पशु चारण के नियंत्रण करके, फसलों की दलाल बदली कर उन्हें लगाने से, झूम कृषि को नियंत्रित करने से। चलिए इंपॉर्टेंट देखते हैं, भी है ज़्यादा ये पूछ चुका है। दलदली फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भरपूर मदद करती है। चना, मूंग, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, मटर, उड़द। इस फसल से मिट्टी में उर्वरक क्षमता बनी रहती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो वातावरण से सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और इसका रूपांतर उपयुक्त जैविक यौगिकों में करते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। देखते हैं, पृथ्वी में नाइट्रोजन
78% पाया जाता है, 78%। ऑक्सीजन तो 21% पाया जाता है। वाटर वापर 0 से 4% पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.037% पाया जाता है। चलिए, आज का थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया। इसी तरह वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पर डे आपको वीडियो मिलेगी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिक्स।